गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनईपी 2020 कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि उसमें क्या बदलाव प्रस्तावित हैं और उससे शिक्षा का परिदृश्य किस तरह से बदलेगा। इस पे हम लोग आज विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पे आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इससे पहले आज़ादी के बाद दो एजुकेशन पॉलिसीज आई थी। पहली 1968 में बनाई गई थी और उसके बाद 1986 में बनाई गई थी। तो ये दो जो शिक्षा नीतियां बनाई गई थी और उसके 34 साल बाद 2020 में फिर से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है। और ख़ास बात यह है कि एनईपी 2020 उसी दौर में अनाउंस हुई जब कोविड-19 से पूरी दुनिया जूझ रही थी और कई देशों में आंशिक या एक लंबे समय तक लॉकडाउन भी रहा है। तो कैबिनेट से इसकी मंजूरी हुई और इसकी घोषणा कर दी गई है। ये जुलाई 2020 में अप्रूव हो गई और उसके बाद इसका रोल आउट हो गया। तो अब ये अपने ऑपरेशनल स्टेज में है। धीरे धीरे एक एक कदम इंक्रीमेंटल फेज में ये आगे बढ़ाई जा रही है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, मानव संसाधन विकास मंत्रालय जो था, उसका नाम फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है 2020 से। 1985 में जब राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और अर्जुन सिंह शिक्षा मंत्री थे, उस समय जो शिक्षा मंत्रालय था उसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट किया था। तो एक बार फिर से एमएचआरडी का नाम शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। अब एजुकेशन जो है वो हमारे संविधान में कहाँ उसकी जगह है, क्या उसकी महत्ता है। अगर आप इसको देखें तो अगर आप देखें तो आर्टिकल 45 और आर्टिकल 39F of Directive Principles of State Policy has a provision of state funded as well as equitable and accessible education। तो संविधान में जो उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसमें अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 39F में शिक्षा का प्रावधान किया गया है और इसको आधार बना के और फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार को जो है आर्टिकल 21A, इसको आधार बना के 86वां संविधान संशोधन आया और उसके बाद इसी को बेस करके राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 बना। तो ये जो राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 बना, ये एक्सक्लूसिव राइट है फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज 6 to 14। ये 6 से 14 साल के बच्चों का ही अधिकार है कि उनको मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी इस राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अंतर्गत। इसका रोल आउट हुआ 1 अप्रैल 2010 से ये अपने एक्शन में राइट टू एजुकेशन आ गया। तो अब करेंटली जो एजुकेशन है, शिक्षा है, वो समवर्ती सूची में है, वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में। जैसे जो विषय केंद्र और राज्य दोनों के दायरे में आते हैं तो वो समवर्ती सूची होती है, क्योंकि कुछ विषय होते हैं जैसे फॉरेन अफेयर्स है या डिफेंस है, ये केंद्रीय सरकार के अधीन होता है।
लेकिन हेल्थ, स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया, इस तरह के विषय समवर्ती सूची में है, जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का दखल होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय या केंद्रीय विद्यालय, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो सेंट्रल फंडेड है ना, सेंट्रल, जहां भी केंद्रीय विश्वविद्यालय या केंद्रीय स्कूल लिखा है, इसका मतलब है कि दैट इंस्टीट्यूशन इज बीइंग फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब राज्य विश्वविद्यालय भी हैं और राज्यों के अपने स्कूल भी हैं, तो वो राज्यों के द्वारा संचालित होते हैं। लेकिन कई ऐसी योजनाएं होती हैं, कई ऐसी योजनाएं होती हैं कि जिसमें राज्य और केंद्र सरकार दोनों मिलके उसको फंड करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जो एसएससी सर्व शिक्षा अभियान जो 2001 में शुरू हुआ था सभी के लिए शिक्षा के उद्देश्य को लेके, बाद में इसका माध्यमिक शिक्षा अभियान भी आया, बाद में इसका नाम समग्र शिक्षा अभियान हो गया और प्री स्कूल से लेके और हायर एजुकेशन तक के विषयों को एक योजना के भीतर लाने की प्रक्रिया अपनाई गई। तो सर्व शिक्षा अभियान जो है वो एक ऐसी स्कीम थी जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की हिस्सेदारी थी, पार्टनरशिप थी। तो कई राज्यों में खासतौर से जो इसमें फाइनेंशियल शेयरिंग का जो फार्मूला था वो 65-35 का था। कुछ राज्यों में 90% जो पैसा था वो केंद्र सरकार दे रही थी और 10% पैसा राज्य सरकार दे रहे थे इस स्कीम के अंतर्गत। तो इस तरह से केंद्र और राज्य सरकार मिलके एजुकेशन को फंड करते हैं और एजुकेशन को संचालित करते हैं। अब इसमें जो NEP 2020 है, तो क्या ये बाध्यकारी है, ये सवाल पूछा जा सकता है। देखिए, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होती है वो एक ब्रॉड गाइडलाइन प्रोवाइड करती हैं और राज्यों से ये अपेक्षा की जाती है कि चूंकि वो संविधान सम्मत संविधान में अनुच्छेद 45 और आर्टिकल 39F में भी शिक्षा का जिक्र है और एक शिक्षा एक बुनियादी अधिकार है, तो इसलिए ये उम्मीद की जाती है कि जो कोऑपरेशन सेंटर और स्टेट दोनों के बीच रहेगा ताकि नागरिकों को बेहतर शिक्षा मिल सके। लेकिन कई बार इसमें गतिरोध भी देखने को मिलता है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ब्रॉड डायरेक्शन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो इट, है ना, कि वो एक दिशा निर्देशन केंद्र सरकार देती है और राज्यों से ये उम्मीद की जाती है कि वो उसको फॉलो करें। लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो 100% जो जो केंद्र सरकार ने सुझाया है उसको अपना लें। इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल तमिलनाडु के संदर्भ में आता है कि वो जो त्रिभाषा फार्मूला, 3 लैंग्वेज फार्मूला जो 1968 की शिक्षा नीति में प्रस्तावित किया गया था, उसको तमिलनाडु ने एग्री उस पर नहीं किया था, उसको स्वीकार नहीं किया था। तो ये जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची का यही मतलब है कि केंद्र और राज्य दोनों अपने अपने बजट से संस्थानों को फंड कर सकते हैं, संस्थानों को संचालित कर सकते हैं, लेकिन केंद्र सरकार की सुझावकारी भूमिका होती है और राज्य कई बार उससे अलग भी अपना रास्ता ले लेते हैं। अब
ये देखना होगा कि NEP 2020 में क्या प्रमुख बातें हैं। देखिए, एक तो इसमें ये टारगेट जो है, लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक जो स्कूल एजुकेशन है उसमें 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है जो वो 100% हो जाएगा। अब ये यहाँ पे दो टर्म्स आते हैं, एक NER, जब एनरोलमेंट की आप बात करेंगे, NER और GER, है ना। तो NER और GER दो चीजें आती हैं। तो नेट एनरोलमेंट रेशियो और ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि किसी एक कक्षा में सभी बच्चे जो उसमें नामांकित हैं वो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का हिस्सा बनते हैं। लेकिन जब आप नेट एनरोलमेंट रेशियो निकालते हैं तो नेट एनरोलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि उम्र के मुताबिक उस कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा। जैसे अगर कोई बच्चा 6 साल का है तो वो पहली क्लास में है ना। 7 साल का हुआ तो वो दूसरी क्लास में गया। लेकिन अगर कोई 8 साल का बच्चा है और वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में है तो इससे GR बढ़ जाएगा, है ना, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ जाएगा, क्योंकि वो अपनी उम्र के मुताबिक कक्षा में नहीं है। तो सभी बच्चे जो स्कूल में हैं वो 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के लक्ष्य में शामिल हैं कि 2030 तक भारत में जितने भी बच्चे हों स्कूल जाने की उम्र के, वो सब नामांकित हो जाएं स्कूल में। ये एक तो लक्ष्य रखा गया है। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि अचीव फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी बाय ऑल स्टूडेंट्स बाय ग्रेड 3। अब देखिए, ये एक बदलाव है, स्ट्रक्चरल चेंज है। क्योंकि स्ट्रक्चरल चेंज कैसे है कि अभी तक जो स्ट्रक्चर है जिसमें जो औपचारिक शिक्षा है, फॉर्मल एजुकेशन, औपचारिक शिक्षा जो है वो 6 साल की उम्र से शुरू हो रही है। फॉर्मल एजुकेशन 6 साल की उम्र से शुरू होती है जब बच्चा पहली कक्षा में जा रहा है, फॉर्मल एजुकेशन शुरू हो रहा है। लेकिन अब इसमें क्या हो रहा है कि 3 साल से, जो NEP 2020 में ये प्रस्तावित किया गया है कि 3 साल की उम्र के बाद से ही, है ना, फाउंडेशनल लिटरेसी जो है वो 3 साल की उम्र के बाद से बच्चे की औपचारिक शिक्षा शुरू करने की बात इसमें कही गई है। तो अब एक स्ट्रक्चर बनेगा कि जो 3 साल से 8 वर्ष के जो बच्चे होंगे, क्योंकि 4, 5, 6, 7, 8, ये जो 5 साल है कि 2 साल वो प्री स्कूल और फिर 3 साल पहली, दूसरी, तीसरी। तो ये इसको नाम दिया गया है फाउंडेशनल लर्निंग। फाउंडेशनल लर्निंग, फाउंडेशनल लर्निंग, तो इस पे फोकस किया गया। अब यहाँ पे जो एक देखने वाली बात ये होगी कि फाउंडेशनल लर्निंग 3 साल की उम्र के बाद से शुरू हो रही है। अभी तक का जो स्ट्रक्चर था कि 6 साल से फॉर्मल एजुकेशन शुरू होती थी और बच्चे आंगनवाड़ी में जाते थे या प्री स्कूल में जाते थे। अब जो आंगनवाड़ी का स्ट्रक्चर है वो MWCD, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। बाकी ये जो स्कूल एजुकेशन है वो शिक्षा विभाग का मामला है। तो अब ये देखना होगा कि 3 साल की उम्र के बाद के बच्चे
स्कूल कैसे आएंगे? क्या आंगनवाड़ी स्कूलों में शिफ्ट हो जाएगी? कई राज्यों में वैसे एक अच्छी खासी संख्या में जो आंगनवाड़ीज हैं वो स्कूल के कैंपस में ही चलती हैं, लेकिन बहुत जगह कैंपस नहीं है और इंडिपेंडेंट ऑपरेशन होता है, मतलब वो आंगनवाड़ी कहीं और चल रही है, स्कूल कहीं और चल रहे हैं। तो 3 साल की उम्र के बाद के बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? क्योंकि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट राइट टू एजुकेशन एक्ट ये प्रोविज़न करता है, और चूंकि वो एक बच्चों का अधिकार है कि जो प्राथमिक विद्यालय है, जो प्राइमरी स्कूल है, वो बच्चों की जो हैबिटेशन है, जो रिहाइश है, उससे 1 किलोमीटर के रेडियस पे होना चाहिए। 1 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी नहीं हो, और जो अपर जो मिडिल स्कूल है वो 2 किलोमीटर के रेडियस में होना चाहिए। अब एक जो ब्रॉडर लक्ष्य रखा गया है एनईपी 2020 का, वो ये लक्ष्य ये है कि वो पूरे एजुकेशन सेक्टर को रिवाइव करना चाहती है, उसको ट्रांसफॉर्म करना चाहती है। मतलब उसको जो 21st सेंचुरी स्किल्स चाहिए, क्योंकि हम 21वीं शताब्दी में हैं और उस तरह के लोग चाहिए। नॉलेज इकोनॉमी बनाने की बात हुई है, स्किल्ड लोगों की ज़रूरत है। तो उसको देखते हुए कि एजुकेशन एक्सेसिबल हो, इक्विटेबल हो और इंक्लूसिव हो। अब ये देखिए, ये जो शब्द हैं एक्सेसिबल, कि सबकी पहुंच में हो शिक्षा, तो ये तो ठीक बात है, सबकी पहुंच में होना चाहिए, क्योंकि उसके लिए पहले भी सर्व शिक्षा अभियान और कई तरह के अभियान चले हैं। इक्विटेबल हो, कि सबको एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और सबको बराबरी का शिक्षा लेने का अधिकार मिले। और इंक्लूसिव हो, मतलब समावेशी हो। अब जब इंक्लूजन को आप देखेंगे तो इंक्लूजन को कई लेंस से आप देख सकते हैं। एक इंक्लूजन का लेंस होता है जिसमें जिसको दिव्यांग बच्चे कहते हैं, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज, है ना। तो उस तरह के बच्चों का शिक्षा में समावेशीकरण। दूसरा एक इंक्लूजन होता है जो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखा जाता है, जिसमें सभी जाति, धर्म, रंग, रूप, जेंडर, और अगर कोई बीमारी है तो वो भी, वो सारे बच्चे, किसी भी भाषा को बोलने वाले बच्चे हों, किसी भी प्रांत के बच्चे हों, उनका कुछ भी स्टेटस हो, वो माइग्रेंट हों, वो रिफ्यूजी हों, सभी को इंक्लूजन में समावेशित किया जा सकता है। तो ये आपके अप्रोच पे है कि आप जो इंक्लूजन है उसको किस तरह से देखते हैं। तो शिक्षा में ये खैर बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर आप चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ की बात करें, जो बच्चे दिव्यांग हैं, उनको कक्षा में समावेशित करना आसान काम नहीं होता है। तो इसीलिए 2 तरह के इसमें प्रोग्राम चलते हैं चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ को समाहित करने के लिए। एक प्रोग्राम तो वो चलता है कि जो थोड़ी बहुत डिसेबिलिटी होती है, जैसे मान लीजिए कि आर्थोपेडिक चैलेंजेस हैं किसी बच्चे के पैर में, एक पैर पोलियो की वजह से या किसी और वजह से अगर खराब है, तो वो तो विद्यालय आ सकता है और सामान्य कक्षा में बैठ सकता है। लेकिन अगर कोई विजुअली चैलेंज बच्चा है जिसकी आंखों की दृष्टि चली गई है, तो अब उस बच्चे को कक्षा में बैठाने के लिए आपको एक तो एक्सेस देना पड़ेगा, कि अगर वो बच्चा अपनी स्टिक लेके आता है तो वो आपको कक्षा में उतना स्पेस होना चाहिए ताकि वो वहाँ पे मूवमेंट कर सके, वहाँ पे वो बैठ सके। हो सकता है उसको ब्रेल की ज़रूरत पड़ेगी, उसको ऑडियो वीडियो डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी, कि जिनको वो सुन के और सीख सकें। तो इस तरह की असिस्टिव डिवाइसेस जो उनके सीखने में मददगार हों, उसकी ज़रूरत
पड़ेगी। तो ये सभी कक्षाओं में तो अभी नहीं है, लेकिन ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए कि इस तरफ भी हम बढ़ेंगे। लेकिन जिनको सीवियर डिसेबिलिटीज होती है, जिनको बहुत गंभीर बीमारियां हैं और वो कक्षा में, सामान्य कक्षा में नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए स्पेशल स्कूल्स भी होते हैं, जो विजुअली चैलेंज बच्चों के भी स्पेशल स्कूल होते हैं, तो वहाँ पे वो जाते हैं। एनईपी वोकेशनल और स्किल बेस्ड लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करती है, और ये इसमें लक्ष्य रखा गया है कि एनईपी में 6वीं क्लास से ऊपर ही वोकेशनल एजुकेशन शुरू हो जाएगा। अब देखिए, ये जो वोकेशनल एजुकेशन की बात है, ये कहाँ से आती है, इसका जरा बैकग्राउंड समझिए। देखिए, पहले जो आपने ये देखा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज, वो जो है वो 8वीं तक की शिक्षा की बात करता है, और ये दुनिया के कई देशों में हुआ। तो प्राइमरी एजुकेशन से फिर एलिमेंट्री एजुकेशन पे आप चले गए कि 8वीं तक की शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन ग्लोबली जब पूरी दुनिया में एजुकेशन फॉर ऑल और सभी के लिए शिक्षा की मुहिम 90 के दशक से शुरू हुई, तो उसमें हुआ क्या कि जो लेबर मार्केट है ना, श्रम बाजार, आप श्रम बाजार है ना, लेबर मार्केट। अब लेबर मार्केट में इतने लोग प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल एजुकेशन, जिसको एलिमेंट्री एजुकेशन भी कहते हैं, बेसिक एजुकेशन भी कहते हैं, लेके आ गए कि वहां पे फिर जो डिमांड है, जो श्रम बाजार की जो डिमांड है, वो स्किल्ड लेबर की हो गई। तो अब जेनेरिक जो, अगर आपके पास डिग्री है कि आप 8वीं पास हैं सामान्य रूप से, और अगर आपके पास कोई विशेष स्किल नहीं है, दक्षता नहीं है, कोई आपने काम ऐसा नहीं सीखा है, तो आपकी आमदनी आपके दूसरे साथियों के मुताबिक, जो उतनी ही शिक्षा के साथ स्किल पर्सन में गिने जाते हैं, उनकी आमदनी ज़्यादा होगी। तो जब दुनिया में श्रम बाजार में डिमांड बढ़ गई, सप्लाई बढ़ गई 8वीं पास लोगों की, तब अब जो लेबर मार्केट है वो सेकेंडरी एजुकेशन विद स्किल्स की मांग करता है। और ये इसलिए भी हो रहा है क्योंकि टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है, हर 2-3 साल में एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, और उसको चलाने के लिए मशीन आधारित जो उद्योग हैं या सर्विस सेक्टर है, आपने देखा कि किस तरह से ऑनलाइन पूरा बाजार विकसित हुआ। तो उसमें आपको डिवाइसेस चलाने आना चाहिए, आपको अपने मोबाइल के साथ ऑर्डर लेने, ऑर्डर देने, डिलीवरी करने, मैप पढ़ने, ये सब स्किल आनी चाहिए। तो इसलिए अब 12th पास और स्किल्ड पर्सन की डिमांड होने लगी। तो अब इसलिए यहाँ पे NEP 2020 में ऐसे नागरिक तैयार करने का लक्ष्य रखा गया कि जो स्किल बेस्ड हो, और इसकी शुरुआत कक्षा 6 से ही की जाएगी। अब इसमें ये भी हो रहा है कि जो 10वीं और 12वीं 2 अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम, तो इसको 10वीं के एग्ज़ाम को, बोर्ड एग्ज़ाम को ख़त्म किया जा सकता है और सिर्फ 12वीं का बोर्ड एग्ज़ाम रह सकता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अब उसको एक सीक्वेंस में देखा जा रहा है कि 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं एक ही सेकेंडरी एजुकेशन के 4 स्टेजेस हैं। अभी तक क्या था कि वो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी 2 ग्रुप में था, तो अब उनमें एक 4 साल का एक सीक्वेंस देखा जा रहा है। और बच्चों के पूरे समग्र विकास की बात हो रही है कि NEP सिर्फ नंबरों की बात नहीं करेगा,
उनके प्राप्तांकों की बात नहीं करेगा, उनके मार्क्स की बात नहीं करेगा, बल्कि उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के बेसिस पे, जिसमें उनका कम्युनिकेशन स्किल्स, उनके बिहेवियरल स्किल्स, उनका अपने क्लास में दूसरों के साथ कोऑपरेटिव लर्निंग, टीम वर्क, ये सब असेसमेंट करके उनका रिपोर्ट कार्ड तैयार करने की आशा की जाती है। अब इसमें कई सारी रेगुलेटरी बॉडीज का भी जिक्र है। देखिए, जब कोई एक पॉलिसी आती है तो पॉलिसी में आइडियाज़ को पहले पेपर पे लाया जाता है, और उन आइडियाज़ को ऑपरेशनलाइज करने के लिए, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको चैनल्स चाहिए। क्योंकि मजाक में कई लोग कहते हैं ना कि नई गाड़ी और पुराना ड्राइवर, और पुरानी गाड़ी और नया ड्राइवर एक साथ कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो अब चूंकि कॉन्सेप्ट के लेवल पे कई सारे बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं एनईपी 2020 में, तो उसके लिए रेगुलेटरी बॉडीज भी बनाने का प्रस्ताव है। तो जिसमें से एक है नीट, कि नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। देखिए, आपने देखा होगा 2020 में जिस समय ये पॉलिसी अनाउंस की गई, जुलाई 2020 में, मार्च में लॉकडाउन था 2020 में, और उसके बाद दुनिया में 183 देशों में शिक्षा व्यवस्था एक बड़े बदलाव की तरफ उन्मुख हो रही थी, क्योंकि फिजिकली स्कूलों का एक्सेस बंद था, और कई देशों में उसके विकल्प की शिक्षा प्रक्रिया कैसे जारी रहे इसके लिए प्रयास किए जा रहे थे। जैसे इटली ने अपने पूरे एजुकेशन सिस्टम को ऑनलाइन करने की कोशिश की। तो बाकी देशों में हमारे यहाँ अलग अलग विकल्प तलाशे गए कि टीवी के जरिए पढ़ाने के, व्हाट्सएप ग्रुप बना के पढ़ाने की कोशिश की गई, यूट्यूब बना के कोशिश की गई। टीचर्स को कहा गया कि वो बच्चों के ग्रुप बनाएं और कम्युनिटी में जाएं। कई जगह कुछ टीचर्स ने अपने स्कूटर और मोटरसाइकिल पे वाइट बोर्ड और जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है लेके गए और गांव में पढ़ाया। बहुत तरह के इनोवेशंस भी हुए, कुछ ऐप बने, और इस तरह से कुछ महीने तक शिक्षा प्रक्रिया चलती रही, और बाद में फिर रेगुलर स्कूल खुले जब कोविड-19 का प्रभाव कम हुआ। तो अब उस दौरान टेक्नोलॉजी को लेके इतने सारे प्रयोग हुए, और 4,500 से अधिक एडुटेक कंपनियां, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी में काम करने वाली कंपनियां हैं, वो रजिस्टर्ड हुई दुनिया में। और यही नहीं हुआ, ये भी हुआ कि जैसे जूम, टीम्स, गूगल मीट, इस तरह के जो ऐप हैं वो आपके प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ के हिस्सा बन गए। जैसे जिस समय दुनिया में लॉकडाउन हुआ और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था रुक सी गई, और कई देशों में जो विकास दर थी, जो इकोनॉमिक ग्रोथ था, वो प्रभावित हुआ। लेकिन ऐसे में जूम जैसे जूम ऐप बनाने वाली कंपनी का जो शेयर था वो काफ़ी ऊपर गया। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बताऊं कि मार्च 2020 में एक दिन में 3 लाख से ज़्यादा लोगों ने जूम ऐप को डाउनलोड किया था। तो अब आपके पास जूम और टीम्स और गूगल मीट, ये सब हर एक कंप्यूटर और हर एक मोबाइल के हिस्सा बन गए हैं। तो अब टेक्नोलॉजी की वो टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, टेक्नोलॉजी की हमेशा से एक ये भूमिका रही है कि वो एजुकेशन को एक्सेलरेट कर सकती है, उसको एक्सपैंड कर सकती है, और उसके क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकती है। इस मान्यता के साथ
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी एक रेगुलेटरी बॉडी बनाने की बात की गई है, जो बच्चों के बेहतर आउटकम्स को, कि जो वो कैसे सीख रहे हैं उसको मॉनिटर करेगी। हालांकि और नीट वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी उसमें इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा। और ये जो अलायंस होगा इसमें एडुटेक कंपनीज भी होंगी। और जो क्रिटिक है, जो लोग आलोचना करते हैं तकनीकी की शिक्षा में, उनका ये कहना है कि ये जो पूरा एजुकेशन एडुटेक कंपनीज हैं, इनकी नज़र स्कूल एजुकेशन में जो पूरी दुनिया में 5 ट्रिलियन डॉलर का एक संभावित बाजार है, और उस पे नज़र रखते हुए ये एडुटेक कंपनीज स्कूली शिक्षा में प्रवेश करना चाहती हैं। लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी को एजुकेशन में ले आते हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी की जब बात होती है, तो ये भी देखना होगा कि ये केवल आपको फायदा ही नहीं देती है, लाभ ही नहीं देती है, ये एक्सक्लूड भी करती है। अभी हम लोगों ने पीछे बात की इंक्लूजन की, कि कैसे चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज या कोई भेद नहीं होना चाहिए और सबका समावेशीकरण होना चाहिए शिक्षा व्यवस्था में। लेकिन एक टर्म आता है डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड, तो ये डिजिटल डिवाइड क्या है? डिजिटल डिवाइड का मतलब ये हो गया कि आप तकनीकी के आधार पे जो विभाजन होता है, नोइंगली या अननोइंगली, आपकी जानकारी में या गैर जानकारी में, वो डिजिटल डिवाइड है। डिजिटल डिवाइड, अब जैसे मान लीजिए कि जिस समय ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई स्कूल एजुकेशन में, कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू होंगी, अब वो एक एक्स्ट्रा रिसोर्सेज की मांग थी, ठीक है, क्योंकि आपको लैपटॉप चाहिए या कंप्यूटर चाहिए या एंड्रॉयड फोन चाहिए, आपको ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए कम से कम ये चीजें चाहिए। अब इसके लिए आपके पास पैसा होना चाहिए। अगर आपने ये खरीद भी लिया, उसके बाद आपको क्या चाहिए? उसके बाद आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, फिर इंटरनेट बेहतर क्वालिटी का चाहिए, और कम से कम एक क्लास जो 45-50 मिनट की चलेगी, तो आपके पास उतना कैपेसिटी होना चाहिए कि आपका इंटरनेट जो है वो 4 घंटे 5 घंटे रोज आपको चले। लेकिन इसमें क्या हुआ कि एक तो बहुत सारे लोगों के पास, खासतौर से प्राइमरी एजुकेशन और गांव देहात में, उनके पास ये संसाधन नहीं थे कि वो लैपटॉप कंप्यूटर खरीद सकें। अगर एंड्रॉयड फ़ोन उन्होंने खरीदा या उनके पास था, तो घर में 2 या 3 बच्चे हैं, तो इसमें ये भी देखने में आया कि अगर घर में एक फ़ोन है और ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है, तो वो एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को आया, कि जो प्राथमिकता है वो घर में वो लड़के को मिलेगी, कि अगर एक ही फ़ोन है और ऑनलाइन क्लास अटेंड करना है, तो वो कि लड़का अटेंड कर ले और लड़कियां छोड़ दें। ये भी कई घरों में देखने को आया। तो इससे एक शब्द और आता है कि डिजिटल डिवाइड और डिजिटल जेंडर डिवाइड। डिजिटल जेंडर डिवाइड का मतलब यह है कि जो तकनीकी है या गैजेट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, चाहे कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, मोबाइल फोन हो, उस पे महिलाओं के मुकाबले पुरुषों का आधिपत्य, उनका ओनरशिप ज़्यादा है। आप घर परिवार में आप देख लें तो आपको ये समझ में आएगा। और ये जो डिजिटल डिवाइड है, ये सिर्फ एक परिवार के भीतर नहीं होता है। डिजिटल डिवाइड एक देश से दूसरे देश के बीच होता है, एक विकसित देश से और एक विकासशील देश के बीच में डिजिटल डिवाइड होता है, एक लीस्ट डेवलप्ड कंट्री और एडवांस कंट्री के बीच में तकनीकी के आधार पे विभाजन होता है। फिर एक देश के भीतर अलग अलग राज्यों के बीच तकनीकी को लेके विभाजन होता है, जैसे बैंगलोर, पुणे, हैदराबाद,
इस तरह के आप शहर को देखें, और दूसरे आप कुछ जैसे आप झाबुआ, मध्य प्रदेश के झाबुआ को देखें, या आप गुना शिवपुरी को देखें, या आप सहरसा को देखें, तो आपको वहाँ पे प्रति व्यक्ति जो कंप्यूटर की उपलब्धता है, प्रति व्यक्ति जो इंटरनेट कंजम्पशन है, उसमें काफ़ी फर्क देखने को मिलेगा। और जब आप देखेंगे कि महिलाओं का एक्सेस कितना है इंटरनेट में, या कंप्यूटर में, या मोबाइल फ़ोन में है, तो उसमें भी आपको गैप मिलेगा। तो ये दो टर्म महत्वपूर्ण है, डिजिटल डिवाइड और डिजिटल जेंडर डिवाइड। इसको ध्यान रखना चाहिए। तो तकनीकी को आप नकार नहीं सकते। तकनीकी से बहुत सारे काम आसान होते हैं, लेकिन तकनीकी के साथ जो विभाजन का खतरा है डिजिटली, जो और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का खतरा है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक उदाहरण अक्सर दिया जाता है कि GSMA एक नेटवर्क है जो मोबाइल ऑपरेटर्स का, तो वो डेटा अगर आप देखेंगे तो उसमें ये बताएगा कि 70% लोग भारत में जो हैं वो उस तरह का फ़ोन इस्तेमाल करते हैं जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी है। लेकिन आप ये भी देखेंगे कि अब इंटरनेट कनेक्टिविटी से आगे जब आप डेटा को देखेंगे कि वो इंटरनेट कंजम्पशन कितना है, तो ऑन एन एवरेज 15 मिनट पर डे का अगर कंजम्पशन है, तो उसमें आप कोई ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड कर सकते, वो मनोरंजन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। और 224 रुपए का अरे 200 रुपए की अगर आप इंटरनेट अपलोड कराते हैं अपने मोबाइल पे, और 24 दिन उसकी वैलिडिटी होती है, तो ऑन एन एवरेज आप 15-20 मिनट ही इस्तेमाल करते हैं, तो उससे आप सीखने सिखाने की प्रक्रिया जैसी क्लासरूम में चलती है, वो तो उससे संभव नहीं है। ये भी एक इसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मदर टंग बेस्ड एजुकेशन अप टू स्टैंडर्ड 5 तक की बात कही गई है। पहले के 1968 की एजुकेशन पॉलिसी में भी 3 त्रिभाषा फार्मूला सुझाया गया कि एक राष्ट्र की भाषा, एक राज्य की भाषा और एक स्थानीय भाषा बच्चे सीखें। तो अब यहाँ पे एक मदर टंग बेस्ड एजुकेशन की बात आ रही है, लेकिन ये मदर टंग बेस्ड एजुकेशन कुछ पॉकेट्स में तो आसान है कि जहाँ पे शिक्षक, टीचर्स और जो स्टूडेंट हैं दोनों वही भाषा बोलते हैं। लेकिन चूंकि शहरों का विकास जिस तेजी से हो रहा है और माइग्रेशन जिस तेजी से हो रहा है, ऐसी उम्मीद की जाती है कि अगले 2050 तक जो है वो जो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है, वो शहरों में आ जाएगा। अब जैसे अगर आप सूरत जैसे शहर को देखें, या मुंबई जैसे शहर को देखें, या दिल्ली को आप देखें, तो अब यहाँ पे इतने राज्यों से, इतनी विविधता के साथ लोग आते हैं कि उनकी भाषा अलग है। अब अलग अलग भाषाओं के बच्चे अगर एक कक्षा में बैठे हैं, तो उसमें कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी? ये चुनौती आएगी इसमें जब आप मातृभाषा की बात करेंगे। जैसे मैंने देखा कि दिल्ली के ही एक प्राइमरी स्कूल में कुछ साल पहले मैं देखता था कि वहाँ पे कुछ बच्चे थे जो उर्दू मीडियम के थे, कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के थे, कुछ की मातृभाषा बंगाली थी, कुछ की भोजपुरी थी, कुछ मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके के थे। तो अब ऐसी स्थिति में टीचर्स के सामने ये चैलेंज हो जाता है कि वो किसको मातृभाषा कहें। क्या जो बंगाली बोलने वाले बच्चे हैं उनका ध्यान रखें, या जो
एसएमईज बोलने वाले हैं उनका ध्यान रखें, या जो हिंदी बोलने वाले हैं उनका ध्यान रखें। तो शहरों में इस तरह की दिक्कत आ सकती है। अध्यापकों से ये उम्मीद इसमें की जा रही है कि वो बाइलिंगुअल हों, इसीलिए विश्वविद्यालयों में भी अब ये बात उठने लगी है कि ऐसे टीचर्स आने चाहिए जो कम से कम हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाओं में तो पढ़ा सकें, या राज्य की भाषा और इंग्लिश में पढ़ा सकें। अब इसमें मूल्यांकन पे बहुत जोर दिया गया है, एनईपी 2020 में मूल्यांकन पे बहुत जोर दिया गया है, और इसके लिए भी एक सिस्टम बनाने की बात की गई है जिसका नाम है परख, जिसका नाम है परख। तो परख का एब्रिविएशन है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये जो पूरी शिक्षा व्यवस्था है उस पर नज़र रखने के लिए एक असेसमेंट किया जाएगा कि कैसे सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है। जैसे इंडिविजुअल परफॉर्म करता है कि आपके कितने नंबर आए, आप क्या सीखे नहीं सीखे, ऐसे ही सिस्टम कैसे परफॉर्म कर रहा है उसके लिए ये परख का सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। ऐसे ही जैसे इमरजेंसी आपदा आती रहती हैं, कभी बाढ़ आएगी, कभी भूकंप आता है, कहीं पे सुनामी आता है, तो इस तरह की कंटिंजेंसी प्लान का भी इसमें जिक्र है जो प्रोजेक्ट के जरिए किया जाएगा कि अगर देश में जहाँ पे भी बाढ़ या सूखा या भूकंप इस तरह की आपदाएं आती हैं तो उसमें शिक्षा व्यवस्था बाधित ना हो, और अगर बाधित हुई है तो उनका कंपनसेशन प्लान क्या होगा, इस पे भी इसमें रिफ्लेक्ट किया गया है। अब जैसा कि हमने पहले कहा कि ये 21st सेंचुरी स्किल्स की बात इसमें होती है कि आज के समय के हिसाब से किस तरह के दक्षताओं की, कॉम्पिटेंसीज की ज़रूरत होगी, किस तरह के कौशल की ज़रूरत होगी दुनिया में, इंडस्ट्रीज़ को, तो उस पे इसमें फोकस किया गया है। और इसीलिए एनईपी 2020 हायर ऑर्डर स्किल्स पे फोकस करती है, जिसमें कि एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, इसमें कोलैबोरेशन भी है, उन चीज़ों पे बात करती है कि आपको दूसरों के साथ कैसे कोलैबोरेट करना है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये है कि आप किसी एक चीज़ को कितने अलग अलग पर्सपेक्टिव से आप देख सकते हैं। जैसे मैं कई बार इस बात को सोचता हूँ कि जैसे नॉर्मली एक क्लास में टीचर्स 2 तरह के उत्तरों की अपेक्षा करते हैं बच्चों से। एक होता है कि राइट आंसर्स, दूसरा होता है रॉन्ग आंसर्स। या तो बच्चे सही उत्तर देंगे या गलत उत्तर देंगे, लेकिन कुछ बच्चे स्मार्ट आंसर भी देते हैं जो उन दोनों से अलग होता है, और कई बार इस पे क्लास के बच्चे हंस पड़ते हैं, लेकिन वो एक क्रिटिकल थिंकिंग का एस्पेक्ट है। जैसे ये जो कहानी आप बार बार सुनते हैं कि कौआ, प्यासा कौआ वाली जो कहानी है कि एक मटके में बहुत कम पानी था और कौआ पत्थर ले के उसमें डालता रहा, और जब पानी ऊपर आ गया तब कौए ने पानी पी लिया। तब आज के बच्चों के सामने अगर आप ये कहानी सुनाएंगे तो हो सकता है कि कोई बच्चा ये कहे कि कौवे को उतने पत्थर लाने की क्या ज़रूरत थी, वो एक स्ट्रॉ ले आता, और जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं वैसे ही वो मटके में डाल के पी लेता। तो क्रिटिकल थिंकिंग की बहुत ज़रूरत है दुनिया में। जब आप चीज़ों को आंख मूंद के भरोसा नहीं करें, बल्कि उसको क्रिटिकली एनालाइज करें, विश्लेषण करें, जो लिखा है उसके व्हाट इज़ बियॉन्ड द लाइंस, व्हाट इज़ बिटवीन द लाइंस, जो लाइन लिखी है उसके परे क्या है, उसके दूसरी तरफ क्या है, और उसमें और क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, इस सब चीज़ों पे ध्यान दें। और जो नंबरों की बजाय कॉम्पिटेंसी की बात की गई है कि बच्चों की दक्षता बढ़ाई जाएगी, ना कि उनको नंबरों की दौड़ में शामिल किया जाएगा। अब जैसा आप जानते ही हैं कि अगर नए विचारों को डिसेमिनेट करना है, उनको नीचे सिस्टम में लाना है,
तो एजुकेशन में तो उसके एक महत्वपूर्ण जो घटक हैं, फैक्टर हैं, वो हैं टीचर्स। तो टीचर्स के हायर परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स की भी इसमें बात की गई है कि जो टीचर्स हैं उनकी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इंडिकेटर्स मतलब सूचकांक तय किए जाएंगे कि वो इस लेवल तक आ रहे हैं और अपना काम बखूबी और प्रभावी ढंग से कर रहे हैं। क्योंकि वो जो टीचर्स हैं वो शिक्षा प्रक्रिया के सबसे बड़े मतलब वो क्रिटिकल लिंक हैं, वो क्रिटिकल लिंक हैं कि अगर उनमें गुणवत्ता आती है, उनमें कमिटमेंट है, उनमें हार्ड वर्क, उनका जज्बा है, तो उसका असर आपके बच्चों के लर्निंग परफॉर्मेंस पे ज़रूर दिखेगा। तो इसलिए उनकी एक्सपर्टीज़ बढ़ाने और अलग अलग एक्सपर्टीज़ के लोगों को लाने की बात कही गई है। टीचर्स विल ऑल्सो हैव टू बी डिजिटली ट्रेन्ड, क्योंकि समय की मांग है, तकनीकी का विकास जिस तरह से हो रहा है, शिक्षा उससे अछूता नहीं रह सकती, इसलिए टीचर से ये उम्मीद की जाती है कि वो डिजिटली भी ट्रेंड होंगे। लेकिन ये एक अभी फिलहाल अगर आप देखें तो ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि शिक्षकों का अच्छा खासा जो वर्ग है स्कूल एजुकेशन में खास तौर से और गवर्नमेंट सेक्टर में जो शिक्षक काम करते हैं, अगर गांव देहात में आप चले जाएं तो उसमें से बहुत कम शिक्षक हैं जो अपने आप को नई तकनीकी के साथ, वो चाहे जूम हो, चाहे वो गूगल मीट हो, इस तरह के चीज़ों के साथ वो कंफर्टेबल फील करते हैं। तो उनको नई तकनीकी के साथ सामंजस्य बैठाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये एक चुनौती भी है, और अगर ये चुनौती बनी रहेगी कि टीचर तकनीकी को लेके कॉन्फिडेंट नहीं है, उनमें वो आत्मविश्वास नहीं आ रहा है कि वो नई तकनीकी के साथ सामंजस्य बैठाए रहेंगे, तो ये एक अवरोध भी पैदा कर सकता है और शिक्षा प्रक्रिया में जो बदलाव की मुहिम NEP 2020 के जरिए चलाने की कोशिश है, उस पर जरूर इसका असर पड़ेगा। अब एजुकेशन स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बातचीत करें तो एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है वो देश में आपके शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है वो, उसमें एक प्री स्कूल सेगमेंट है। तो अभी तक जो था वो 6 साल से नीचे की जो शिक्षा थी उसको प्री स्कूल या पूर्व प्राथमिक शिक्षा कहा जाता था। और जो ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जो 1975 में लॉन्च हुई थी, और ये मिनिस्ट्री ऑफ MWCD जो है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है ना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। तो ये NEP 2020 आने के पहले तक 6 साल से कम उम्र के बच्चों को की जो शिक्षा थी वो प्री स्कूल में आती थी। लेकिन अब NEP में 3 साल के बाद, 3 साल के बाद जो 4 साल से लेके और 8 साल के बच्चों का फाउंडेशनल लर्निंग शुरू होगी। तो अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो औपचारिक शिक्षा की शुरुआत NEP 2020 में 3 साल के बाद से होगी, ताकि उनकी फाउंडेशनल लर्निंग स्ट्रांग हो सके। क्योंकि ये देखा गया कि बच्चों के बुनियादी जो अवधारणा भाषा और गणित को लेके है वो कमज़ोर हो रही है। तो इसके लिए ये फोकस किया गया है, फाउंडेशनल लर्निंग जो 3 साल से 8 साल तक के उम्र के बच्चों पे जोर दिया जाएगा। गणित और भाषा उसके मुख्य वो हैं, न्यूमरेसी और लिटरेसी, न्यूमरेसी और लिटरेसी उसमें मुख्य फोकस है। इसके बाद का सेगमेंट है बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन। ये टर्मिनोलॉजी आप देखिए, समझ लीजिए। प्री स्कूल तो ठीक है, वो तो हो गया कि फॉर्मल स्कूल से पहले औपचारिक शिक्षा। अब ये टर्म आता है जब हम प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं
अपर प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन। तो जब हम बेसिक एजुकेशन टर्म यूज करते हैं कहीं भी, अगर आप बेसिक एजुकेशन कहा जा रहा है तो इसका मतलब होता है फर्स्ट टू एट, पहली से 8वीं क्लास की शिक्षा, ये बेसिक एजुकेशन। इसी को एलिमेंट्री एजुकेशन भी कहते हैं। ये एलिमेंट्री एजुकेशन भी यही कहते हैं, कहा जाता है, और बेसिक एजुकेशन भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग है जो पहली से 8वीं तक की शिक्षा व्यवस्था को देखता है। जब आप प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं तो वो 1 से 5वीं तक की बात है, प्राइमरी। अगर अपर प्राइमरी उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि 6 से 8 कक्षा अपर प्राइमरी, प्राइमरी 1 से 5, और फिर अपर प्राइमरी 6 से 8। मिडिल स्कूल भी उसको कहते हैं, ये भी टर्मिनोलॉजी कई जगह प्रयुक्त होती है। कुछ जगह 1 से 7 तक का भी स्ट्रक्चर पहले एग्जिस्ट करता था, कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो कक्षा 1 से 7 तक होती थी, और 8, 9, 10 ये सेकेंडरी एजुकेशन का हिस्सा होती थी। तो ये बेसिक एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन दोनों पहली से 8वीं तक, प्राइमरी एजुकेशन 1 से 5वीं तक, अपर प्राइमरी 6वीं, 7वीं, 8वीं, सेकेंडरी एजुकेशन अगर हम सेकेंडरी स्कूल बोलते हैं तो 10वीं तक, सीनियर सेकेंडरी 12वीं तक, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी। लेकिन सेकेंडरी एजुकेशन जब हम बोलेंगे तो इसमें 10वीं 12वीं दोनों शामिल हो जाता है। तो प्री स्कूल, फिर स्कूल एजुकेशन, प्री स्कूल, फिर स्कूल एजुकेशन, ये आ गया स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन 12वीं तक आ गया, ये सेकेंडरी एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन आ गया। और उसके बाद फिर आ गया हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन मतलब 12वीं के बाद। अब इसमें हायर एजुकेशन में अलग अलग स्ट्रीम्स होते हैं, एग्रीकल्चर है, कॉमर्स है, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, साइंस, मेडिकल, इंजीनियरिंग, सब वो हायर एजुकेशन का हिस्सा होते हैं। अब स्कूल एजुकेशन में जैसा कि आपने देखा कि अब 3 साल की उम्र से फॉर्मल एजुकेशन शुरू हो जाएगी। पहले ये 6 साल से शुरू होती थी, कि 6 साल का बच्चा जब पहली क्लास में आता था तब औपचारिक शिक्षा शुरू होती थी। अब 3 साल की उम्र के बाद से औपचारिक शिक्षा शुरू हो जाएगी एनईपी 2020 में। अब यूनिवर्सलाइजेशन फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी एजुकेशन, ये लक्ष्य एनईपी 2020 में रखा गया है कि सभी को पूर्व प्राथमिक स्कूल से लेके और सेकेंडरी की शिक्षा मिले, ये इसमें लक्ष्य रखा गया है। और ग्रास एनरोलमेंट रेशियो की बात हम लोगों ने कर ली है कि 2030 तक जो हमारा एनरोलमेंट है, वो नामांकन है, वो 100% तक पहुंच जाए। और ये नया स्ट्रक्चर हमने आपको एक्सप्लेन किया कि अब 5 साल का जो 3 साल की उम्र से लेके 8 साल तक फाउंडेशनल लर्निंग होगी। फाउंडेशनल लर्निंग के बाद आपकी प्राइमरी एजुकेशन होगा, फिर सेकेंडरी एजुकेशन होगा। यूनिवर्सिटी लेवल पे भी एक बदलाव किया गया है। अब जैसे अगर उम्र के मुताबिक आप देखें कि स्कूल सेगमेंट में क्या बदलाव है, तो 3 से 8 साल की उम्र तक फाउंडेशनल लर्निंग होगा, फिर 8 से 11 चौथी पाँचवीं पढ़ेंगे बच्चे, चौथी पाँचवीं छठवीं, और छठवीं सातवीं आठवीं यहाँ पे पढ़ेंगे।
और उसके बाद 14 से 18 में 10th और 12th करेंगे, 10th और 12th करेंगे। अब इसमें ये भी है कि अब ये जो कि स्ट्रक्चरल जब चेंजेस होंगे और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मुताबिक पेडागॉजी भी चेंज होगी, पढ़ने पढ़ाने की जो प्रक्रिया है वो भी बदलेगी, तो कंटेंट भी चेंज होगा, तो टेक्स्ट बुक्स बदलेंगी, किताबें बदलेंगी और स्ट्रक्चरल रिस्ट्रक्चरिंग भी होगा, पाठ्यक्रम भी बदलेगा। और जैसे फ्रेमवर्क 5 आया था, तो अब नया करिकुलम फ्रेमवर्क जो NEP 2020 के नज़रिए से डेवलप होगा, उस पर भी काम जारी है और वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी नए रूप में जल्दी ही आएगा और उसके हिसाब से फिर किताबें बदलेंगी। लेकिन फिर यहाँ पे वो बात आएगी कि NCERT, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये चूँकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इंस्टीट्यूट है, तो वो किताबें अपनी मॉडिफाई करेंगे, लेकिन ये सभी राज्यों पे बाध्यकारी नहीं है। राज्य अपने हिसाब से अपनी टेक्स्ट बुक्स को, अपनी पाठ्य पुस्तकों को मॉडिफाई कर सकते हैं। और इसमें ओपन स्कूल सिस्टम जो है, ताकि अगर आप स्कूल रेगुलर अटेंड नहीं कर पाए तो आप डिस्टेंस मोड में शिक्षा कैसे ले सकते हैं, इसका एक्सपेंशन भी है। लेकिन अब इसके साथ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का क्या होगा, जो 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों के लिए फ्री और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट की बात करता है, वो इसके साथ कैसे अलाइन होगा, क्योंकि यहाँ पे प्री स्कूल भी उसमें शामिल है। अब फॉर्मल एजुकेशन 6 से नहीं शुरू हो रही है, 3 साल की उम्र से शुरू हो रही है, तो उसके साथ कैसे समन्वय बनेगा, ये भी एक देखने की बात होगी। अब इसमें एक जैसा कि आउटकम कि आप अभी तक क्या हो रहा था कि शिक्षा की प्रक्रिया कैसे चल रही है, इस पे ज़्यादा जोर होता है ट्रेडिशनली, कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, बच्चे कैसे समझ रहे हैं, कैसा डिस्कशन हो रहा है, टीचर ब्लैक बोर्ड का कितना इस्तेमाल करते हैं, बच्चे राइटिंग कितनी कर रहे हैं, ये सब प्रक्रियाओं पे इनपुट दिया जाता था, जोर दिया जाता था। अब NEP 2020 में आउटकम पे ज़्यादा जोर है। वो उसमें ये कहा जा रहा है कि तो इसमें ये आउटकम्स पे ज़्यादा जोर है कि भाई आप कितना सीख रहे हैं, इसको मेजर करने की ज़्यादा ज़रूरत बताई जा रही है, कि आपका टेस्ट होगा और उससे पता चल जाएगा कि आप कितना सीख रहे हैं। क्योंकि इससे पहले ये माना जाता था कि अगर आप इनपुट देंगे, अगर आप टीचर को ट्रेनिंग देंगे, अगर आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल देंगे, अगर आप पढ़ाने का तरीका ठीक है, तो आप बेहतर सीखेंगे। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि आप कैसा सीख रहे हैं, उसके हिसाब से बैकवर्ड प्लानिंग किया जाएगा, या रिवार्ड और पनिशमेंट, ये रिवार्ड फॉर परफॉर्मेंस का भी संदर्भ आया है कि आपको रिवार्ड दिया जाएगा, कि अगर कोई स्कूल अच्छा कर रहा है तो उस स्कूल को रिवार्ड होगा, कोई टीचर अच्छा कर रहा है तो टीचर को रिवार्ड मिलेगा। और हर एक राज्य की अपनी एक स्टेटस रिपोर्ट बनाई जाएगी कि देश में अलग अलग राज्य शिक्षा के आउटकम के मामले में कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, और परख जैसी संस्थाएं उसको मॉनिटर करेंगे। तो ये जोर है रिटेंशन पे, ट्रांजिशन और आउटकम्स पे, कि रिटेंशन कि जैसे बच्चे छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, कि जैसे पहली में अगर 100 बच्चों ने एडमिशन लिया तो कुछ तीसरी में कम हो जाते हैं, कुछ 5वीं पास के बाद छोड़ देते हैं, खासतौर से लड़कियां, फिर 8वीं के बाद कुछ छोड़ देते हैं, कुछ 12वीं के बाद और 10वीं के बाद छोड़ देते हैं। तो वो ना छोड़ें, इसके लिए रिटेंशन पे जोर दिया गया है। और ट्रांजिशन, जो ये चक्र है कि प्राइमरी के बाद एक ट्रांजिशन होता है कि अपर प्राइमरी में, तो वहाँ पे ड्रॉप आउट देखने को मिलता है, तो वो ट्रांजिशन स्मूथ हो और जो बच्चे पहली में एडमिशन लें वो आगे तक जाएं, ये कोशिश रहेगी। और इसीलिए आउटकम पे ज़्यादा फोकस
किया जा रहा है कि सीखने की जो गुणवत्ता है वो बेहतर हो। अब यहाँ पे अगर हम हायर एजुकेशन को देखें तो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन NCFTE, ये भी एक प्रक्रिया चल रही है। इससे पहले 2009 में आया था नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन की किस तरह के टीचर हमको चाहिए। तो वो करिकुलम फ्रेमवर्क ये उसमें स्टैंडर्ड बताएगा कि किस तरह से स्टैंडर्ड सेट किए जाएंगे और टीचर प्रिपरेशन जो होती है, जो टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं, वो किस तरह के टीचर्स तैयार करेंगे। एक ये भी प्रस्तावित है कि अब जो बीएड होगा, पहले 1 साल का होता था, फिर 2 साल का किया गया और अब 4 साल के होने की संभावना है कि जो बीएड है वो 4 साल का हो जाएगा, कि 12वीं के बाद आप 4 साल का करें। जैसे बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एक कोर्स चलता है, तो उसी तरह से बैचलर्स ऑफ एजुकेशन भी की भी डिग्री मिलेगी, जैसे आपको दूसरे विषयों में 4 साल में डिग्री मिलेगी। तो ये भी एक प्रस्तावित है कि इसमें जो आपका ग्रेजुएशन होगा वो 4 साल का होगा। जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का वो 4 साल का होगा। तो ग्रेजुएशन जो है वो 4 साल का अब होगा। अभी 3 साल का होता है, तो अब वो 4 साल का हो जाएगा। हालांकि ये भी मतलब एक सवाल है कि 3 साल का ग्रेजुएशन और 4 साल के ग्रेजुएशन में क्या फ़र्क होगा। तो एक तो ये प्रस्तावित किया गया है कि अगर जो 4 साल का ग्रेजुएशन करते हैं और उनका परफॉर्मेंस अच्छा है उस दौरान, तो सीधे वो पीएचडी में जा सकते हैं। कि आपने 4 साल का कोर्स के बाद आप सीधे पीएचडी में एनरोल्ड हो सकते हैं अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। इसमें यह भी प्रस्तावित है कि 2 तरह के संस्थान होंगे। 2 तरह के संस्थान होंगे। एक का काम होगा टीचिंग और एक का होगा रिसर्च। तो ये जो रिसर्च वाले संस्थान होंगे, यहाँ टीचिंग बहुत कम होगा। जो टीचिंग का कंपोनेंट है, जो टीचिंग का प्रतिशत है, वो बहुत कम होगा, ज़्यादा फोकस होगा रिसर्च पे। और ये जो इंस्टीट्यूट है, इनका टीचिंग पे ज़्यादा फोकस होगा और इन पर रिसर्च पे फोकस कम होगा। तो ये जो अलग अलग जो डिग्री कॉलेज खुले हैं, उस तरह के संस्थान जो हैं वो टीचिंग पे फोकस करेंगे और यूनिवर्सिटीज़ और एक्सक्लूसिव जो रिसर्च के इंस्टीट्यूट हैं वो रिसर्च पे फोकस करेंगे। तो ये भी इसमें प्रस्तावित है। और प्राइमरी जैसे एलिमेंट्री एजुकेशन की तरह 100% GR का लक्ष्य रखा गया है, तो हायर एजुकेशन में ये लक्ष्य रखा गया है कि 50% जो स्टूडेंट्स हैं वो 2035 तक हायर एजुकेशन में रजिस्टर हो जाए। अभी करेंटली जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है हमारा हायर एजुकेशन में वो 26.3% है। मतलब 100 में से लगभग 26-27 लोग जो हैं वो हायर एजुकेशन में जाते हैं, बाकी लोग स्कूल एजुकेशन से ही छूट जाते हैं। और तो ये लक्ष्य रखा गया है कि कम से कम जो एनरोलमेंट है, नामांकन है हायर एजुकेशन में, वो 50% तक पहुंच जाए 2035 तक। और इसके लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स का एक्सपेंशन भी प्रस्तावित है कि हर एक ज़िले में उस तरह से कॉलेज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स खोले जाएंगे ताकि लोगों का एनरोलमेंट हो सके। इसमें 4 साल की जो बैचलर डिग्री है, इसमें मल्टीपल एग्जिट और एंट्री का भी ऑप्शन दिया गया है, जिसको क्रेडिट बैंक कहा जाता है। मल्टीपल का मतलब ये है कि जैसे अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो अगर आपने पहला साल किया, फिर आप दूसरा साल करेंगे, फिर तीसरा साल करेंगे, तब आपको डिग्री मिलेगी। लेकिन इसमें मल्टीपल एग्जिट एंट्री ऑप्शन जो NEP में है, उसमें यह है कि अगर आपने 1 साल ग्रेजुएशन का 1 साल पूरा किया और आप किसी कारण से सेकेंड ईयर नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कि आपने 1 साल पास किया और आप दोबारा आके मल्टीपल एग्जिट कि आप जा सकते हैं और आ सकते हैं, आपके पास वो टिकट है
तो आप दोबारा आए और आपने सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया और सेकेंड ईयर कंप्लीट किया तो आपको डिप्लोमा मिल गया, 2 साल हो गए, फिर आप तीसरे साल और चौथे साल पूरा कर लेंगे तो आपको डिग्री मिल जाएगी। अगर उस समय नहीं कर पाते हैं, आप 1-2 साल के बाद फिर आप आते हैं तो आप फिर थर्ड ईयर में एडमिशन लेके आप अपना कोर्स पूरा कर लेंगे। तो मल्टीपल एग्जिट और मल्टीपल एंट्री का ऑप्शन इसमें मौजूद है और इसके लिए क्रेडिट बैंक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया है। क्रेडिट बैंक सिस्टम क्या है? ये बैंकिंग पे आधारित सिस्टम है कि जैसे बैंक में आप रुपया जमा करते हैं और कुछ और रुपया जब आपने जमा किया तो दोनों क्यूमुलेटिव होके आपका टोटल अमाउंट बताता है कि जुड़ जाता है। तो ऐसे ही जैसे आपने सर्टिफिकेट कोर्स किया तो 4 क्रेडिट आपके पास हैं, फिर आपने डिप्लोमा किया आपके पास 4 क्रेडिट और आए तो 8 क्रेडिट हो गया। तो ये क्रेडिट आपका जुड़ता जाएगा और उस कि जब आपके एक सर्टेन निश्चित क्रेडिट हो जाएंगे तो उतने पे आपको फिर बैचलर की डिग्री मिल जाएगी। तो ये क्रेडिट बैंक सिस्टम है। एमफिल को ख़त्म कर दिया गया है, इसमें अब आप सीधे रिसर्च में जा सकते हैं। पहले क्या था, कई यूनिवर्सिटीज़ में मास्टर्स के बाद एमए एमएससी के बाद आपको एमफिल करना होता था और फिर आप पीएचडी में जाते थे। तब एमफिल ख़त्म कर दिया गया है। एनईपी 2020 में आप सीधे मास्टर्स के बाद पीएचडी में जा सकते हैं और 4 साल के कोर्स के बाद भी आप पीएचडी में जा सकते हैं अगर आपके पास अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड है। और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी बनाया जाएगा जो रिसर्च को प्रमोट करेगा, क्योंकि उसकी क्वालिटी को लेके, उसकी गुणवत्ता को लेके कई चिंताएं हैं कि जो रिसर्च है, खासतौर से सोशल साइंसेज में जो रिसर्च है उसकी गुणवत्ता को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ले जाने के लिए ज़रूरी है कि उस पर और फोकस किया जाए। तो उसके लिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन भी इसमें प्रस्तावित है। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च विल बी प्रमोटेड और जैसे अभी एक विषय से दूसरे विषय में रिसर्च बहुत कम होता है, जैसे फिलॉसफी के साथ अगर आप चाहें न्यूरोसाइंस को जोड़ना तो वो जोड़ने की इसमें सहूलियत रहेगी इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च में। ऐसे ही आप अगर सोशियोलॉजी और फिजिक्स केमिस्ट्री को भी जोड़ना चाहें तो शायद वो जोड़ सकते हैं। आप सिविक्स और फिजिक्स को भी जोड़ सकते हैं। इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च ये गुंजाइश देता है। एक इसमें हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया भी बनेगा जो एक सिंगल अम्ब्रेला होगा, एक बिग टेंट अप्रोच जिसको कहते हैं कि बिग टेंट अप्रोच में क्या होगा कि सारे संस्थान उसके अंदर आ जाएंगे। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI। तो इसके अंदर सभी जितने उच्च शिक्षा के संस्थान हैं, चाहे वो किसी भी एग्रीकल्चर में हो, कॉमर्स में हो, स्पोर्ट्स में हो, ह्यूमैनिटीज़ में हो, वो सब आ जाएंगे। केवल उसमें मेडिकल और लीगल एजुकेशन जो LLB LLM वाले हैं और जो MBBS या BAMS वाले हैं वो उसमें नहीं रहेंगे, बाकी सब उसमें हायर एजुकेशन उसके अंतर्गत आ जाएंगे। फिर एक उसको रेगुलेट करने के लिए एक काउंसिल भी प्रस्तावित है, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल भी बनेगा जो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगा। जनरल एजुकेशन काउंसिल बनेगा, ये स्टैंडर्ड सेट करेगा कि कैसा हायर एजुकेशन का स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, पैरामीटर्स क्या होना चाहिए, वो करेगा। एक हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल भी बनेगा फंडिंग के लिए, जो हायर एजुकेशन को फंड करेगा। एक ये भी चर्चा चल रही है कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ग्रांटिंग एड या जो सरकार की तरफ से पैसा दिया जाता है उसकी बजाय उनको खुद ओपन मार्केट में आके अपने लिए फंड जनरेट करना चाहिए। तो ये भी एक बहस है। अभी इसमें आगे क्या होगा वो देखने वाली बात होगी कि अगर क्योंकि ये तो सोशल वेलफेयर
की अवधारणा से शुरू हुआ था शिक्षा का की पूरी मुहिम दुनिया में, कि अब उसको में अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूट जिस तरह से मार्केट से अपने लिए रिसोर्स जनरेट करते हैं और पब्लिक जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो सरकार उनको फंड देती है, तो उनको रिसोर्स जनरेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप वो स्थिति सोचिए जिसमें पब्लिक फंडेड जो इंस्टीट्यूट्स हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं दोनों मार्केट से अपने लिए अगर रिसोर्स जनरेट करेंगे तो वो परिदृश्य फिर अलग होगा। तो जो हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल है वो ये फंडिंग वाले सिनेरियो को देखेगा। एक्रीडिटेशन काउंसिल है नैक, जो रैंकिंग करता है कि हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो क्वालिटी के पैरामीटर पे, प्रोसेस के पैरामीटर पे, नॉलेज क्रिएशन के पैरामीटर्स पे, इंफ्रास्ट्रक्चर के पैरामीटर्स पे कैसे चल रहे हैं, तो वो नैक की टीम उनको एक्रेडिटेशन देती है, उनको स्कोर मिलता है कि 5 में से कितना स्कोर है। और धीरे धीरे जो कॉलेजेस चल रहे हैं, डिग्री कॉलेजेस हैं जगह जगह, पीजी कॉलेजेस हैं, वो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट बन जाएंगे और वो डिग्री खुद से दे पाएंगे। अभी वो किसी न किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होते हैं, तो ये भी है कि उनको स्वतंत्र किया जाए और वो डिग्री खुद ही दे सकें। एक यहाँ पे एक भी एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि विदेश के जो विश्वविद्यालय हैं वो भी भारत में अपना कैंपस खोल सकते हैं। एनईपी 2020 ने वो गुंजाइश रखी है कि जो देश के बाहर के विश्वविद्यालय हैं वो अपने यहाँ पे कैंपस कर सकते हैं, वो यहाँ के यूनिवर्सिटीज़ के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं और ज्वाइंट डिग्री का भी प्रोविज़न कर सकते हैं, कि जिसमें 2 विश्वविद्यालय मिलके, एक देश का और एक बाहर का, वो एक ज्वाइंट डिग्री भी दे सकते हैं। इसमें जेंडर इंक्लूजन फंड, स्पेशल एजुकेशन जोन्स बनाने की भी बात की गई है कि जो देश के पिछड़े इलाके हैं वहाँ पे एजुकेशन जोन्स बनाए जाएं। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पाली, पर्शियन एंड प्राकृत, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन टू बी सेटअप। तो पाली, पर्शियन मतलब फारसी जिसको कहते हैं, और प्राकृत भाषा को भी बनाने के लिए, उसको बचाने के लिए वहाँ पे एक राष्ट्रीय संस्थान बनाने की बात है। और ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन, अनुवाद और व्याख्या के लिए भी संस्थान प्रस्तावित हैं, कि जो दूसरी भाषाओं से अनुवाद करेंगे हिंदी में और उसको फिर डिसेमिनेट करेंगे। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि एनईपी 6% ऑफ जीडीपी की बात करती है, कि शिक्षा का जो हमारा बजट है वो जीडीपी का, जो हमारी अर्थव्यवस्था का जीडीपी है उसका 6% शिक्षा पे खर्च होगा। लेकिन प्रथम पंचवर्षीय योजना है ना, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जब देश आज़ाद हुआ और नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, उस दौर में जो शिक्षा का बजट था वो करीब 7% रखा गया था, और उससे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स डेवलप हुए। आईआईटीज उसमें से एक उदाहरण है, वो डेवलप हुए। लेकिन उसके बाद जो शिक्षा पे हमारा ओवरऑल बजट है वो 3 से 4% के ही बीच रहता है। तो 2020 में जब एनईपी अनाउंस की गई, तभी भी ये कहा गया कि 6% बजट का इसको मिलेगा, लेकिन अभी तक ये 6% शेयर नहीं पहुंचा है। करेंटली इंडिया स्पेंड्स अराउंड 4.6% ऑफ इट्स टोटल जीडीपी ऑन एजुकेशन। तो ये अगर सब स्कीमों को आप जोड़ लें तो वो 4.6% बदलती है। हालांकि इसमें भी वेरिएशन होता रहता है कि आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, कौन सी स्कीम को जोड़ते हैं, कौन सी को नहीं जोड़ते हैं, ये सारे गणित है। लेकिन फिर भी अगर आप जोड़ेंगे तो 4.6% ही अभी तक है।
अब कोई भी जो पॉलिसी है, कोई भी जो नीति है, वो क्यों फेल होती है, ये एक क्रिटिकल थिंकिंग की बात हम लोगों ने की। तो ये क्रिटिकली एनालाइज करने की जरूरत होती है कि कोई भी जो पॉलिसी है, कोई भी नीति है, वो क्यों नहीं धरातल पे पूरी उतर पाती है। जैसे 1986 में भी जब नई शिक्षा नीति आई, उसमें कंप्यूटर प्रस्तावित किया गया, और अभी तक भी कंप्यूटर का एक्सेस सभी जगह नहीं है। तो ऐसे ही किसी नीति में जो बातें कही जाती हैं, वो 100% धरातल पे नहीं उतर पाती हैं। तो उसके पीछे क्या कारण होता है? एक तो कि हमारी उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं, ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन होता है कि बहुत ज़्यादा हमारी उम्मीदें होती हैं, है ना, उम्मीदें बहुत ज़्यादा होती हैं कि भाई हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी बना लें, वो भी बना लें। तो वो फिर ट्रांसलेट नहीं हो पाती हैं। जो आइडियाज़ हैं वो कागज़ पे आ जाते हैं, फिर कागज़ से एक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, तो वो नहीं हो पाता है। दूसरा है मिसमैच बिटवीन रिसोर्सेज एंड आइडियाज़, कि भाई अब जैसे एक आइडिया है कि 3 साल के बाद फॉर्मल एजुकेशन शुरू हो, लेकिन उसके लिए संसाधन चाहिए। तो क्या वो 1 साल, 2 साल, कितने साल में सब आंगनवाड़ी और स्कूल में 3 साल की उम्र से फॉर्मल एजुकेशन की शुरुआत हो जाएगी? उसके लिए संसाधन चाहिए, पैसा भी चाहिए और ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए। तो इस तरह का मिसमैच भी होता है। इनइफेक्टिव चैनल्स ऑफ एग्जीक्यूशन, अब इतने सारे जो संस्थान बनेंगे, इतने सारे लोग जो सिस्टम में हैं, वो क्या उस बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या वो अपने बार को जो एक्सपेक्टेशन है उतने ऊपर तक ले जाएंगे कि भाई हाँ, हमको इस तरह का बदलाव करना है, ये पॉलिसी कह रही है। क्योंकि सिस्टम में हमेशा लोग काम करते रहते हैं, और बदलाव को लेके खुद को बदलना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है ना। जो लोग इन करके शर्ट पहनते हैं, अगर आप उनको कहिए कि अब वो आज से शर्ट इन करके नहीं पहने, तो वो कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। तो किसी पॉलिसीज के को एग्जीक्यूट करने में, अपनी भूमिका के बदलने में बहुत एडल्ट को, खासतौर से जो वयस्क लोग हैं, उनको बहुत मुश्किल आती है। तो ये देखना होगा कि वो जो एग्जीक्यूशन है जो इस नीति का, वो कितनी शिद्दत से करते हैं। लैक ऑफ ओनरशिप बाय द स्टेक होल्डर्स, अब जैसा कि एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो अलग अलग दल, अलग अलग पार्टी की सरकारें होती हैं। केंद्र में किसी और पार्टी की सरकार हो सकती है, राज्य में किसी और पार्टी की सरकार हो सकती है। तो क्या वो कितना प्रतिशत केंद्र सरकार के जो प्रस्तावित एजेंडा है, जो नीति है, उसका कितना प्रतिशत वो मानते हैं, नहीं मानते हैं, ये राज्यों पे भी निर्भर करेगा, उनके ओनरशिप पे निर्भर। पॉलिटिक्स ऑफ क्रेडिट, कि भाई किसको इसका श्रेय मिले, ये स्थानीय स्तर से लेके और राष्ट्रीय स्तर तक ये एक बहस चलती रहती है कि किसको इसका क्रेडिट मिलना चाहिए। तो उसको लेके भी कुछ लोग उसमें अवरोध पैदा करेंगे और कुछ लोग उसका लाभ लेने की कोशिश करेंगे। एम्बिग्विटी ऑन अंडरस्टैंडिंग, कि एक विचार जो यहां से चला वो नीचे तक कैसे पहुंचा, उसका फॉर्म बदल जाने की संभावना रहती है। जैसे मैं आपको एक कहानी बताता हूं। एक बार क्या हुआ कि 3 नए नए डॉक्टर पहले दिन अपॉइंट होके, और वो एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक गांव के जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वो पहले दिन बैठे थे। उनकी नौकरी का पहला दिन था, तीनों बैठे थे। तो एक बूढ़ा व्यक्ति गेट से घुसा, तो उन्होंने, तीनों डॉक्टरों ने ये तो देखा कि जो व्यक्ति आ रहा है उसके पैर में कुछ दिक्कत है। तो एक ने कहा कि लग रहा है कि इसको बचपन में पोलियो था, इसलिए ये व्यक्ति ऐसा चल रहा है। दूसरे ने कहा नहीं नहीं, इसको बोन टीवी हो सकती है, इसकी हड्डी में कोई दिक्कत है, इसलिए ये ऐसा कर रहा है। तीसरे ने कहा नहीं नहीं, इसके पैर में फ्रैक्चर लग रहा है और इसलिए ये व्यक्ति चल रहा है। तो जब वो व्यक्ति आ गए और वहाँ पे डॉक्टरों के पास, तो पहले ने कहा कि आपको पोलियो है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं। दूसरे ने कहा कि अच्छा आपको बोन टीवी है? तो उन्होंने बोला नहीं, ये भी नहीं है। तो तीसरे ने आश्वस्त होकर कहा कि अच्छा अच्छा, आपके पैर में फ्रैक्चर होगा। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, ये भी नहीं है। तो बोले आप फिर ऐसे क्यों चल रहे हैं?
तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरा जूता नया है और ये जूता काट रहा है। तो कई बार ये भी होता है कि हम एक छोटी चीज को अपने अनुभव और अपने एक्सपेक्टेशन और परसेप्शन से बहुत अलग तरीके से देख लेते हैं। तो अब जो ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन पॉलिसी बनाने वालों का है, वो कैसे फिल्टर होके नीचे वालों तक जाता है, इस पे भी किसी नीति की सफलता और उसकी असफलता निर्भर करती है, संसाधनों पे निर्भर करती है, ह्यूमन रिसोर्स पे निर्भर करती है, उसके प्रति कमिटमेंट पे निर्भर करती है, उसको लागू करने के लिए जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, जो चैनल्स हैं, उस पे भी निर्भर करती है। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।